गुड मॉर्निंग। हमारा लेसन भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न क्या हैं और प्रश्नों के उत्तर हमको कैसे लिखने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुनें। तो इसमें हमको पहले तो ये देख रहे हैं कि किस जगह के बारे में क्वेश्चन है और उसमें क्या चीज़ें पूछी गई है, क्या उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया या सिर्फ उसमें एग्जाम्पल के लिए पूछा गया। तो इसमें एशिया के बारे में पूछा गया है। एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? इंडिया, चीन और अफ़गानिस्तान और मिडल ईस्ट के कुछ देश हैं जैसे कि अरब कंट्रीज़ हैं। ये सारे जो देश होंगे ये एशिया में आएंगे। और उसके बाद में कुछ देश जो अमेरिका के हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और उसके साथ में जो छोटे छोटे से उसके महाद्वीप हैं उनको अमेरिका महाद्वीप में काउंट किया जाता है। तो इसमें हमें आदान प्रदान को देखना है कि किन चीज़ों का व्यापार के रूप में आदान प्रदान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप होता था। तो इसका उत्तर हमको पॉइंट वाइज लिखना है और हमको कोशिश करनी है कि जितने भी क्वेश्चंस हमको एग्ज़ाम में पूछे जाएं उनके आंसर्स हम पॉइंट वाइज ही लिखें, क्योंकि पॉइंट वाइज आंसर्स जब लिखते हैं तो उससे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में कितनी नॉलेज है और कितने आप अलग अलग चीज़ों को अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी से पहले किए गए विभिन्न प्रकार के वैश्विक आदान प्रदान के उदाहरण। वैश्विक क्या होते हैं? जो भी विश्व के अंदर हुए हैं। वैश्विक शब्द विश्व शब्द से बना है। पहला इसका उदाहरण है अमेरिका का। हमसे 2 उदाहरण पूछे गए हैं, अमेरिका और एशिया। अमेरिका का उदाहरण है, अमेरिका में प्रचुर मात्रा में यानी कि काफ़ी मात्रा में फसलें, खनिज और कीमती धातुएं जैसे सोने और चांदी थे। यूरोपीय लोगों ने सोने और चांदी के समृद्ध संसाधनों का उपयोग करके अपनी संपत्ति बढ़ाई। तो यहाँ पे जो मिलने वाली चीज़ें थी अमेरिका में, ये फसलें और जो भी खानों से निकालने वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि जो भी बहुत कीमती धातुएं होती हैं, इसके अलावा जैसे हीरे, सोने, चांदी, ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं ये सब खानों से निकाली गई, कोयला, इसके अलावा कीमती अन्य धातुएं इसमें शामिल थी। और यूरोप के लोगों ने वहाँ से इनकी चीज़ों को लेकर आए और अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने समृद्ध बनाया। दूसरा है एशिया के देश। एशिया के देश स्पेशली फेमस थे मसालों और कपड़ों के लिए, और इसीलिए बहुत सारे देशों ने एशिया के देशों को अपना उपनिवेश भी बनाया था। जैसे कि इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। तो चीन से वस्त्र, वस्तुओं और मसालों के बदले भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में मिट्टी के बर्तन और रेशम का निर्यात किया जाता था। तो भारत से स्पेशली मसाले, रेशम के कपड़े, और चीन से चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं, इन सारी चीज़ों का और रेशम का निर्यात किया जाता था बाकी के देशों में। अगला हमारा प्रश्न है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। तो इस प्रश्न का अर्थ है कि पूर्व आधुनिक विश्व यानी कि हमारा ऐसा विश्व जब कि औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, उस समय में जो विश्व में बीमारियां फैली हैं उसमें अमेरिका के जो भूभाग हैं उनकी उपनिवेशीकरण यानी कि अमेरिका को भी उपनिवेश बनाया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ का। तो कैसे उपनिवेशीकरण बढ़ा और अमेरिका के भूभागों को उपनिवेश बनाने में बीमारियों ने कैसे हेल्प की, तो इसको अब हम देखेंगे। पूर्व आधुनिक दुनिया में बीमारी के वैश्विक प्रसार का अर्थ है कि विश्व में उसका प्रसार होना। ये एक देश की बात नहीं है, विश्व के अलग अलग देशों में जब बीमारी का प्रसार होता है या किसी भी चीज़ का प्रसार होता है तो उसको वैश्विक प्रसार कहते हैं। तो बीमारी के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका के उपनिवेशीकरण में मदद की, क्योंकि मूल निवासियों के पास यूरोप से आने वाली इन बीमारियों के खिलाफ कोई प्रतिरोध नहीं था। अमेरिका की खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई।
यानी कि चेचक से बहुत सारे लोग, यहाँ के जो असली नागरिक थे, वो मारे गए। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोपीय लोग नहीं पहुँचे थे, वहाँ के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला और विजय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, इस उत्तर में हमको ये बताना है कि जैसे जो अमेरिका था, ये पहले इसको लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, यूरोप के लोग स्पेशली। तो यहाँ पर भी आदिवासी रहते थे। यहाँ के जो असली नागरिक थे अपने एनिमल्स के साथ, अपने मवेशियों के साथ ही रहते थे। लेकिन जब यूरोप के लोगों ने वहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ गई और वहाँ की जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो उन्होंने अलग अलग देशों में रहने के लिए जगह ढूंढनी स्टार्ट की। तो अमेरिका भी उनको लगा कि बहुत अच्छा जगह है और काफ़ी खुली जगह है, यहाँ पे हमको रहना चाहिए। लेकिन यहाँ के नागरिकों के होते हुए वो नहीं रह सकते थे। बट उस समय एक चीज़ हो गई कि यूरोप में बीमारी थी चेचक की, वो फैली, और इसी तरीके की जो अन्य बीमारियाँ थी, वो जब यूरोप के लोग अमेरिका गए, तो जो अमेरिका के असली लोग थे, वहाँ के नागरिक, उनमें भी ये बीमारियाँ फैल गई संक्रमण से। तो अब उनके अंदर इसके लिए कोई बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो वो जैसे ही इस बीमारी के चपेट में आए, तो बहुत ज़्यादा संख्या में वो मारे गए। तो उनके मरने से क्या हो गया कि यूरोप के जो लोग आए थे, वो बिना लड़े ही इस पूरे भूभाग में, अमेरिका के पूरे भूभाग में उन्होंने कब्जा कर लिया और वो उसको अपना उपनिवेश बनाने में सफल हुए। और यही हमको इस उत्तर में पॉइंट वाइज सही शब्दों का प्रयोग करते हुए एक्सप्लेन करना है। अगला प्रश्न है, इसमें 1 2 3 4 5 6 हमको इसमें एक्सप्लेन करनी है चीज़ें, सॉरी 5 हैं, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और उसको हमको बताना है कि उसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो जब भी व्याख्या करने वाले प्रश्न आएंगे तो उसमें हमको उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पहला है, कौन लॉ के समाप्त होने पर ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो कौन लॉ क्या था, क्या जब वो ख़त्म हुआ, समाप्त हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तो ये सब हमको इसमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन में संक्षिप्त में करना है, तो यानी कि शॉर्ट में हमको इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट बीमारी का आना, इसको एक्सप्लेन करना है। ग में करना है हमको, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत, इसके बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखना है। घ, भारतीय अर्थव्यवस्था का महामंदी पर प्रभाव। ड़ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, जो कई देशों में काम कर रही होती हैं। और स्थानांतरित करने का मतलब होता है कि एक जगह से कार्य को दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना। तो हम पहले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, कौन लॉ वाले प्रश्न का, कि कैसे हमको इसको एक्सप्लेन करना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉर्न लॉ को समाप्त किए जाने के फैसले के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा, यानी कि बहुत ही कम प्राइसेस पर जो भी खाने की अनाज वगैरह थे उसको दूसरे देशों से अपने देश में मंगाया जाने लगा। अब इससे क्या हुआ कि आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी, यानी कि जो ब्रिटेन में चीज़ें उग रही थी उनके प्राइसेस ज़्यादा थे और जो बाहर से मंगा रहे हैं उनके प्राइसेस कम थे। फलस्वरूप ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई, हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए। गांवों से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे, और परोक्ष रूप से इसने वैश्विक कृषि, तेज़ी से शहरीकरण और औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि इसका क्या असर हुआ कि जो ऐसी खेती थी जिसकी डिमांड विश्व में अलग अलग देशों में ज़्यादा थी, उस कृषि की डिमांड उन्होंने बढ़ाई। शहरीकरण बहुत तेज़ी से हुआ और औद्योगिक विकास का मतलब है कि मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा और अलग अलग उद्योगों में इनका प्रयोग करने का बढ़ावा इसने दिया। अब हमें रिंडरपेस्ट बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो रिंडरपेस्ट के अफ्रीका में आने से लोगों की आजीविका पर और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर एक भयानक प्रभाव पड़ा। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया, जिससे अफ्रीका के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। वहाँ के बागान मालिकों के और खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से
यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका दिया। यानी कि जो पहले जो अफ्रीका के लोग थे वो क्या करते थे कि जानवर पालते थे, वो काम सैलरी के लिए या पैसे के लिए कहीं नहीं करते थे या बहुत कम करते थे, क्योंकि उनकी ज़रूरतें नहीं थी इतनी कि उनको किसी के लिए काम करना पड़े और पैसे अलग से कमाने पड़े। तो उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, इसीलिए वो किसी के लिए काम नहीं करना प्रेफर करते थे। बट जब ये रिंडापेस्ट नाम की बीमारी फैल गई तो उनके काफ़ी ज़्यादा पशु मर गए, जिसकी वजह से उनको अपनी जीविका चलाने के लिए, यानी कि अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए बागान मालिकों के पास कार्य करने को वो लोग मजबूर हुए। और इसका फ़ायदा वहाँ की जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने उठाया, और जितने बचे कुचे उनके पशु थे उनको भी उन्होंने कब्जे में किया। और इस तरीके से जो यूरोपीय उपनिवेशकार थे, यानी कि जो ऐसे देश जो कि दूसरे देशों को गुलाम बनाना चाहते थे, वो बहुत आसानी से पूरे अफ्रीका को जीतने और उसको गुलाम बनाने में वो लोग सफल हुए। अगले को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। मर्द मोर्चे पर जाने लगे, यानी कि जो लड़ाई की फील्ड थी वहाँ पर जाने लगे। तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। इससे क्या हुआ कि जो औरतें पहले सिर्फ घर का ही काम करती थी, अब उनको मजबूरी में अपनी सिचुएशन की वजह से बाहर भी काम करने का उनको मौका मिला, और काम उन्होंने बाहर भी घर से निकलकर स्टार्ट किया, और ऐसे कार्यों को भी स्टार्ट किया जिन्हें लगता था कि ये काम तो सिर्फ मर्दों के हैं और इन्हें औरतें नहीं करती हैं या इन्हें करना ठीक नहीं है। घा है महामंदी को हमको इसकी व्याख्या करनी है। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। काश्तकार कौन होते थे? जो भी हाथ से काम करने वाले होते थे, जैसे कि बुनकर वगैरह, वो सब लोग। और खर्च पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो गई थी। ज़मीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी और घर में जो भी गहने जेवर थे बिक चुके थे। मंदी के इन सालों में भारत कीमती धातुओं, खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा। तो ये वो समय थी जब जो बेचने वाले लोग होते हैं, व्यापारी लोग जो भी चीज़ें बनाते हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके प्राइसेस हमको कम ज़्यादा में हमको ख़रीदना होता है, और व्यापारियों को उन चीज़ों की जो कमी होती है कम प्राइस में वो लोग बेचते हैं, और लोगों के पास में रोज़गार ज़्यादा नहीं होते। तो जब खरीदने वाले ही ज़्यादा नहीं होते हैं तो बेचने वाले जो लोग होते हैं, व्यापारी वगैरह, उनकी चीज़ों की डिमांड नीचे आ जाती है और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और इसी को मंदी कहते हैं। तो जब ये मंदी हुई थी तो भारत को इस समय अपनी कीमती धातुओं को इंडिया से बाहर बेचना पड़ा निर्यात के लिए, क्योंकि उन्हें चीज़ें खरीदनी थी। जब भी मंदी आती है तो जो भी कीमती धातुएं होती हैं देशों से बाहर निर्यात की जाती हैं, ताकि जो भी ज़रूरत का सामान है उनको खरीदा जा सके। अगला प्रश्न है कि को हमको एक्सप्लेन करना है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। अब देखो, कुछ ऐसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने बिजनेस को अपने देश के अलावा ऐसे देशों में स्थापित करने का प्रयास करती हैं जहाँ पर ज़मीन सस्ती हो, जहाँ पे उनकी जो लागत है चीज़ें बनाने की वो कम आए, और जिस अन्य देशों में उनको टैक्स कम देना पड़े और कानून भी वहाँ पे इजी हो। तो बहुत सारी जो कंपनियाँ होती हैं वो अपने देश के अलावा दूसरे देशों में अपने उद्योगों को स्थापित करती हैं। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि कम वेतन वाले देशों में ले जाते हैं अपने उद्योगों को, जहाँ पे उनको अपने लोगों को कम वेतन देना पड़े। तो पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलावों के कारण चीन दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरीके से बदल गया, क्योंकि भारत, चीन और ब्राज़ील, इन देशों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मैन पावर ज़्यादा है कार्य करने के लिए, और यहाँ पे टैक्स और जो कानून है उद्योगों को स्थापित करने के लिए वो कम महंगे हैं। इसीलिए बहुत सारी
मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो इन देशों में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं। तो इसीलिए जो कंपनियां होती हैं अपने देशों से आके यहाँ आती हैं और यहाँ के लोगों की जो अर्थव्यवस्था होती है उस पर असर डालते हैं। प्रश्न 4 है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। तो हमको इसमें इतिहास से उदाहरण देने हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो जब आती है तो खाने की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, उस पर क्या असर आता है। तो इसमें हमको 2 उदाहरण देने हैं इतिहास से, यानी कि पुराने समय के कुछ भी। खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण है। पहला, तेज चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार कम किया गया और जलपोतों का आकार बढ़ा दिया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाज़ारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। दूसरा किया गया कि पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर लेके जाया जा सकता था। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, चीज़ों को ले जाने में और चीज़ों को लंबे समय तक सेफ़ और प्रिजर्व रखने के लिए हेल्प किया, जिससे कि चीज़ों को लाने ले जाने का और स्टोर करने का जो लागत है, जो पैसे लगते हैं, वो कम हो गए और इससे व्यापारियों को ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो ब्रेटन वुड्स समझौते पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स में विश्व शक्तियों के बीच हस्ताक्षर किए गए। विश्व शक्तियाँ यानी कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड की, जिसमें ज़्यादातर लोग उसके मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ ने, इन लोगों ने मिलके इस पे हस्ताक्षर की, यानी कि इस समझौतों को माना। इसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना, बाहरी अधिशेषों और अपने सदस्य देशों के घाटे से निपटने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए की गई थी। यानी कि जो IMF, इसके तहत देखिए 2 ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने स्थापना की ब्रेटन वुड्स समझौते में। पहला इन्होंने किया IMF की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये एक संस्था क्या करती है कि जो भी देश ऐसे होते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो जाती है या मंदी हो जाती है, यानी कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था जो होती है, यानी कि पैसे का जो भी सिस्टम होता है वो पूरा गड़बड़ा जाता है, तो ऐसे देशों को संकट से निकालने के लिए IMF क्या करता है, लोन्स या बाकी तरीके से सहायता करता है ताकि उस देश में जो है स्थिरता बनी रहे। दूसरा क्या होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये क्या करता है कि युद्ध के बाद, जैसे कि बहुत सारे देशों में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है जान माल का, चीज़ों का, तो उन देशों को वापस से खड़े होने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक उनके लिए पैसे का इंतज़ाम करता है, ताकि जो अभी युद्ध से उभर रहे हैं या जिनका भी नुकसान हुआ है वो लोग अपनी परेशानी में यहाँ से मदद ले सकें और अपने देश में स्थिरता यानी कि शांति को वो बहाल कर सकें। तो ब्रेटन वुड्स समझौते में इन 2 संस्थाओं का गठन किया गया 1944 में। तो यही हमको इस आंसर में लिखना है। आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप हमेशा मुझे कमेंट्स में बताइए, किसी भी शब्द को समझने में, किसी भी टर्म को समझने में, क्योंकि अगर आप मुझे बताएंगे तो वो मुझे उस तरीके से ज़्यादा पता चलेगा कि आपको यहाँ पे दिक्कत है। तो नेक्स्ट वीडियो में या उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। तो आप हमेशा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म कीजिए या बताइए कि कहीं भी आपको किसी भी वर्ड में, किसी भी टर्म में कोई भी परेशानी आती है तो मैं हमेशा ट्राई करूँगी उसको आंसर करने का, टाइमली आंसर करने का।